डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी बेहतर दिशा में चल रही होगी और उसी को और बेहतर करने के लिए आज हम लोग लेकर हाजिर हैं पीजीटी प्रैक्टिस का जो पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, जो कि वर्तमान में आईएएस हैं और ये फेमस है, उन्हीं के निर्देशन में तैयार किया गया है, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें एक तो ये हमको लगा कि थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू सिलेबस और थोड़ा जो प्रश्नों का स्तर है ठीक ठाक है, और ये थोड़ा सा जो रिपीटेड क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और कुछ देखिए पॉलिटिकल साइंस के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉमन होते हैं, वो 10-12 प्रश्न ऐसे हैं बिना उसके आपका क्या मतलब पेपर तैयार ही नहीं होता है। तो हम लोग उस बार बार चर्चा करते हैं, जब भी प्रैक्टिस सेट में आता है तो उस पर हम लोग कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट कर लिया कीजिए या ध्यान दिया कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो उससे ज़्यादा बढ़िया और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप रोज़ देखते हैं तो आप स्वयं पता चल जाएगा आपको कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, पैटर्न क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, और आप कितना तैयार हो, कितना पढ़ रहे हैं और कितना बाकी है। ठीक, इस सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। चलिए, इसमें 80 MCQs हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले वही आपसे पुराना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। ठीक, और इसके अलावा अगर किसी को पेड PDF की आवश्यकता है, ठीक, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के 2 सत्रों में कितना अंतर होता है? भारतीय संसद के 2 सत्रों में जो अंतर होता है, याद रखिएगा 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, तो डी राइट आंसर होगा। जो आपका अनुच्छेद 85 है, 85A में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। ठीक, कि अधिवेशन के लिए जो आपका होता है अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह सटीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के लिए 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या फ्रांस? तो याद रखिएगा कि जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ की नौकरशाही को जो शुरुआत हुई लूट प्रथा के रूप में, ऐसा इसलिए कि प्रारंभ के राष्ट्रपतियों ने अपने चुने जाने के बाद सिविल सेवा में योग्य लोगों को रखा, बिना यह देखे कि वे किस दल के समर्थक हैं। बाद में प्रवृत्ति बदल गई। इस प्रणाली के जनक राष्ट्रपति जैक्सन तथा जैक्स गॉरफील्ड तक आते हैं। यह निश्चित हो गया कि चुनाव में जीत के बाद सरकारी पद के समर्थकों को तोहफे के रूप में बांटे जाने लगे। इसे लूट प्रथा के लूट माल विजेता के जैसे अर्थ लगाए जाने लगे। लेकिन 1883 का जो पेडल्टन अधिनियम आया, याद रखिएगा, ये 1883 का जो पेडल्टन अधिनियम है, इसके तहत प्रशासनिक सुधार किया गया और थोड़ा सा इस पर तैयार किया गया और इसके द्वारा अब ये स्पॉइल सिस्टम समाप्त हो गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लूट प्रथा या स्पॉइल सिस्टम कहाँ का है, तो अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की देन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, वेस्ट मिनिस्टर प्रतिमान या मॉडल इंगित करता है जो एक विशेष प्रकार का क्या है? याद रखिएगा, तो जो आपका विशेष जो वेस्टमिंस्टर पद्धति है हम उसको बोलते हैं क्या? तो ये रखिएगा कि ये शासन व्यवस्था का एक रूप है जिसको आप संसदीय शासन व्यवस्था बोलते हैं, और ये वेस्टमिंस्टर ये ब्रिटेन से संबंधित है, इसी को संसदीय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कि ये आपको मैच करना है, एक तरफ शास्त्र है और उससे विषय वस्तु है। तो दर्शन शास्त्र किससे संबंधित है? तो ये आपका मन के अध्ययन से संबंधित है। समाजशास्त्र में स्तरीकरण होता है, अर्थशास्त्र में व्यापार होता है और राजनीतिक शास्त्र में शक्ति का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने क्या किया? राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया, या राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयत्न किया, शक्ति की अवधारणा की प्रक्रिया की अवधारणा के लिए अस्वीकार किया, या व्याख्या को प्रतिमानों के लिए प्रतिस्थापित किया। तो राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवाद है उसने ये किया कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों में बदलने का प्रयास किया। ठीक, याद रखिएगा। ये जो आपका व्यवहारवाद है वो राजनीतिक विज्ञानों के समान प्राकृतिक विज्ञानों के समान राजनीतिक विज्ञान को भी विज्ञान मानने पर ज़्यादा जोर दिया। व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टन, और उसमें संशोधन के रूप में क्या है? उत्तर व्यवहारवाद। दोनों से डेविड स्टन संबंधित हैं। 6 देखिए, राजनीतिक सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांत का विचार किया जाता है। ये कथन किसका है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है। तो किसका कथन है? ये कथन है आपका पॉल जेनेट का। वो कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो सी राइट आंसर होगा, पॉल जेनेट। ये फ्रांस के विचारक हैं। मार्क्सवाद की आधारशिला क्या है? मार्क्स की आधारशिला क्या है? मार्क्सवाद की आधारशिला देखिए क्या है? आर्थिक नीतित्ववाद, इतिहास की भौतिक व्याख्या, बुर्जुआ जीवन शैली पर प्रहार, या राज्य का विशिष्ट दर्शन। तो मार्क्सवाद की जो आधारशिला है वो है उसने क्या किया कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किया उसने। ठीक, इतिहास की मार्क्सवाद की आधारशिला इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 8, समाजवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता है? किसका समर्थन नहीं करता है? तो उत्पादन के साधनों पर राजकीय नियंत्रण, ये समाजवाद में की विशेषता है। उत्पादन का सामाजिक आवश्यकताओं पर ध्यान आधारित होना चाहिए, ये भी सही है समाजवादी सिद्धांत से। और समाज सेवा का उद्देश्य होता है, सही है। लेकिन जो ऑप्शन डी है स्वतंत्रता मुक्त प्रतिद्वंदिता, ये इसकी विशेषता नहीं है, पूंजीवाद की विशेषता है, उदारवाद की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी कि स्वतंत्रता मुक्त प्रतिद्वंदिता समाजवाद का समर्थन नहीं करता है। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने नौकरशाही की लाल फीताशाही पैदा करने के लिए आलोचना की? किसने? ग्लैडियन, या मुनरो, रैमजी म्यूर, या चार्ल्स मेरियम। ये फेमस कोट है आपका रैमजी म्यूर का। ये ब्रिटेन के विद्वान है रैमजी म्यूर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस एक ने राज्य में समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किसने एक राज्य में समाजवाद, केवल एक राज्य में, बल्कि मार्क्सवाद पूरे विश्व में बात करता था, लेकिन एक ऐसे आए तो कहते कि नहीं, विश्व के बजाय स्वयं केवल एक देश में, पहले रूस में समाजवाद स्थापित, बाद में विश्व में। तो वही एक देश में या एक राज्य में समाजवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोसेफ स्टालिन। तो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 11 कि मार्क्सवादियों का कथन है, मार्क्सवादियों का क्या कहना है कि राज्य वर्ग संघर्ष पर आधारित है। ठीक, मार्क्सवादियों का कहना है कि राज्य वर्ग संघर्ष पर आधारित है। कौन कौन से वर्ग हैं याद रखिएगा, सर्वहारा और बुर्जुआ। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसने माना कि राज्य वर्ग विरोध विसंगतियों की उपज तथा अभिव्यक्ति है? किसका मानना है ये? तो याद रखिएगा ये मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत का मानना है। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कि मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी चरण में राज्य क्या होगा? तो मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी चरण में राज्य आपका क्या होगा? समाप्त कर दिया जाएगा। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी उदारवादी आंदोलन की प्रमुख अवधारणा नहीं है? तो उदारवादी आंदोलन की प्रमुख अवधारणा कौन सा नहीं है?
व्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि का शासन और राजनीतिक अधिकारी उदारवाद की देन है, लेकिन शक्तिशाली राज्य नहीं है बल्कि लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की जाती है उदारवाद के सिद्धांत में। और याद रखिएगा उदारवाद का जो जनक है आपका कौन है, जॉन लॉक। और जॉन लॉक की जो फेमस पुस्तक है टू ट्रीटिज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ठीक, वो क्या, उसका जो प्राकृतिक अवस्था है पूर्व सामाजिक है न कि पूर्व राजनीतिक, ये सब चीज़ें इससे बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा शक्तिशाली राज्य का समर्थन उदारवाद विचारधारा की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 कि राज्य की विधिक अवधारणा की अभिव्यक्ति हुई है, यानी राज्य की कानूनी अवधारणा की अभिव्यक्ति हुई है किसमें? तो यानी राज्य के जो कानूनी अवधारणा के कौन कौन लोग समर्थक हैं या कौन कौन से विचारक अपने सिद्धांत में या अपने विचार में राज्य की कानूनी अवधारणा की व्याख्या करते हैं। एक तो याद रखिएगा बोंदा, हॉब्स, बेंथम और जॉन ऑस्टिन के लेखों में राज्य की विधिक अवधारणा या कानूनी अवधारणा या लीगल कंसेप्ट ऑफ स्टेट की अभिव्यक्ति होती है। तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आधुनिक राज्य क्या है? बार बार प्रश्न पूछा जाता है आपसे। तो आधुनिक राज्य क्या है? राष्ट्रीय राज्य, अंतर्राष्ट्रीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य या संघीय राज्य। तो आधुनिक राज्य को हम एक नेशन स्टेट के रूप में देखते हैं जिसको हम राष्ट्रीय राज्य बोलते हैं। तो ये राइट आंसर होगा। और इसमें राज्य के 4 आवश्यक तत्व जनसंख्या, भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता समाहित है। ठीक, रिकॉर्ड चीज ये भी मानना एक राष्ट्र के इसमें दूसरी ओर राष्ट्र की भावना में साझा धरती, साझा अतीत और साझी संस्कृति, साझा इतिहास भी समाहित है। राष्ट्रवाद का जन्म यूरोप में राष्ट्र राज्यों के निर्माण के दौरान हुआ। ठीक, 17 देखिए कि इनमें से कौन सी विशेषता लोक कल्याणकारी राज्य की नहीं है। ठीक, देखिए तो लोक कल्याणकारी राज्य की सकारात्मक राज्य सही है। सकारात्मक राज्य मतलब लोक कल्याणकारी ही राज्य होता है, ये आपसे पूछा जाता है। सकारात्मक राज्य क्या है? तो उसमें लोक कल्याण यानी राज्य की तरफ से व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप करके उसको आवश्यकताएं प्रदान करना गरीबों के लिए या राज्य की तरफ से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करना, तो उसी को बोलते हैं अफर्मेटिव स्टेट या सकारात्मक राज्य। इसी को हम कल्याणकारी राज्य भी बोलते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है, ये भी सही है, ये भी दोनों सही है। लोक कल्याणकारी राज्य वर्ग संघर्ष में विश्वास करता है, बिल्कुल नहीं, ये मार्क्सवादी सिद्धांत है। और लोक कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राज्य सही है। तो इसमें राज्य नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा। 18 देखिए इनमें से कौन सा आवश्यक तत्व राज्य का नहीं है? राज्य का आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता राज्य के आवश्यक तत्व हैं, लेकिन स्थायित्व इसका जरूरी नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है फांसीवाद निम्नलिखित सभी का विरोधी है सिवाय एक के। तो राष्ट्रवाद, फांसीवाद, चरम राष्ट्रवाद, रेडिकल नेशनलिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बात करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? किसमें? ये प्रश्न तो आप नोट कर लीजिए, जरूर नोट कीजिए, क्योंकि प्रश्न TRE 1 TRE 2 दोनों में आता है और बार बार ये आता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होता है। तो आप देखिए जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि वैसे ही प्रश्न आते हैं, जिसको आप छोड़ देंगे वही आएगा। छोड़ते इसलिए आप हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक, तो राज्य की उत्पत्ति में ऐतिहासिक सिद्धांत कौन कौन से पाए जाते हैं, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो उसमें राज्य का निर्माण रक्त संबंध, फिर धर्म आया, फिर युद्ध हुआ, फिर राजनीतिक चेतना। पहले राज्य का निर्माण रक्त संबंध के आधार पर हुआ, फिर उसमें धीरे धीरे विकास हुआ तो धर्म, फिर धर्म जब हुआ तो युद्धों के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ, और फिर लास्ट में लोगों में राजनीतिक चेतना आई। यही है इतिहास क्रम। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के कल्याणकारी दृष्टिकोण में सबसे कम प्रासंगिक है? कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यक्तियों की प्राथमिकताओं पर समूह के हितों का प्राधान्य। ठीक, कल्याणकारी राज्य में याद रखिएगा व्यक्तियों के हितों की प्राथमिकता दी जाती है, न कि समूह के हितों की प्राधान्य होते प्राथमिकता दी। ये प्रासंगिक नहीं है, कम प्रासंगिक। तो ये राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्र के लिए प्रत्येक वस्तु राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं और राष्ट्र के बाहर कुछ नहीं, यह दर्शन किस विचारधारा का है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्र के लिए प्रत्येक वस्तु राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं, राष्ट्र के बाहर कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें वो राष्ट्र के लिए, जो भी आप काम करेंगे राष्ट्र के लिए करेंगे, इससे अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। तो कौन सी विचारधारा है? तो विचारधारा आपकी फांसीवादी विचारधारा की है, ये राइट आंसर होगा। और फांसीवादी विचारधारा जो मुसोलिनी की है, जो इटली का था। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान का संरक्षक कौन है? तो संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, विधि मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो याद रखिएगा संविधान का संरक्षक जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है। जो आपका एक अनुच्छेद 32 है उसके तहत जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसके तहत जो 5 रिट जारी किए जाते हैं, उसको भी 5 जो रिट हैं कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये आपको 5 रिट याद होना चाहिए और साथ ही इनका क्या अर्थ होगी। क्वेश्चन नंबर 24, लेवियाथन का रचयिता कौन है? बेहद आसान सा प्रश्न है, इसमें आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो जितने भी फेमस राइटर हैं उनके जो फेमस रचना है उसको आपको याद होना चाहिए और क्रम से याद होना चाहिए, कौन सी उनकी रचना सबसे पहले प्रकाशित हुई फिर उसके बाद प्रकाशित हुई। तो लेवियाथन के रचयिता थॉमस हॉब्स हैं और जो कि 1651 में प्रकाशित हुई है, 1651 में प्रकाशित हुई और जिसमें वो सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। 25 देखिए कि निम्नलिखित में से किसने टी.एच. ग्रीन के राज्य विषयक विचारों की व्याख्या की है कि मानव स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यानी मानव क्या, जो मानव का मस्तिष्क, मानव का जो स्वभाव है वो अधिक से अधिक स्वतंत्रता की डिमांड करती है और स्वतंत्रता के जरूरी है कि उसको आप अधिकार दें और जो अधिकार दिए जाएंगे तो फिर वो राज्य की भी डिमांड करते हैं। ये किसने कहा? और ये टी.एच. ग्रीन की है, मूल रूप से व्याख्या टी.एच. ग्रीन की है, लेकिन उसको बाद में किसने व्याख्या की है ये प्रश्न पूछा है। तो याद रखिएगा अर्नेस्ट बार्कर। ठीक, क्योंकि मूल रूप से तो टी.एच. ग्रीन का कथन है लेकिन व्याख्या कौन करता है? अर्नेस्ट बार्कर। सी क्वेश्चन नंबर 26 है डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस नामक पुस्तक के लेखक आर.एम. मैकाइवर है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कि गांधी के अनुसार मानवीय आचरण के 5 शाश्वत पथ प्रदर्शक कौन कौन से हैं? 5 जो उनके व्रत हैं कौन कौन से हैं? जो 5 शाश्वत तथ्य हैं वो कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। याद रखिएगा कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 मैं प्राधिकृत करता हूँ और अपने ऊपर शासन करने का प्रत्याग इस मनुष्यों की सभा के पक्ष में इस शर्त पर करता हूँ कि तुम भी अपना अधिकार उसे सौंप दो और इस प्रकार के उसके कार्यों को प्राधिकृत करो। यह कथन किसका है? तो जो हॉब्स जब सामाजिक समझौते की बात करता है जो उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिस पुस्तक में है तो लेवियाथन उसी में करता है कि मैं भी अपने आप को ये मतलब कि अधिकार जो शासन करने का अधिकार को छोड़ता हूँ लेकिन इस शर्त को छोड़ता हूँ कि तुम भी अपना अधिकार उसे सौंप दो, यानी हम दोनों बराबर हो गए। इस वजह से किसका कथन है? ये कथन है आपका थॉमस हॉब्स का, लेवियाथन में कोट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है आधुनिक विचार जिसने जनतंत्र को बृहद एवं जटिल समाजों के लिए व्यवहार्य बनाया वह कौन सा है? 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी संघवाद। क्वेश्चन 30 देखिए कि राज्य द्वारा प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए जब तक कि असमान वितरण प्रत्येक के लिए लाभकारी न हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता की संकल्पना का प्रतिपादक है? यानी प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए जब तक कि असमान वितरण प्रत्येक के लिए लाभकारी न हो। किसका कथन है ये? याद रखिएगा जॉन रॉल्स। तो ऑप्शन
बी राइट आंसर होगा। और उनकी फेमस पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस में, जिन्होंने इनमें समानता की बात की है। और उनकी समानता को सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी या वितरणात्मक न्याय या अनुपातिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 31 है कि न्याय का वह कौन सा सिद्धांत है जो औचित्य पर बल देता है। कौन सा सिद्धांत है वो, तो याद रखिए न्याय का तात्विक सिद्धांत जो न्याय के औचित्य पर बल देता है। तो रॉल्स इसके जनक माने जाते हैं, जनक नहीं समर्थक हैं, इसके जनक तो अरस्तु होंगे। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में सामाजिक और प्राथमिक वस्तुओं के बंटवारे का औचित्य सिद्ध करते हैं। रॉल्स अपने दोनों सिद्धांतों का स्वतंत्र औचित्य सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप दोनों बेहद महत्वपूर्ण, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। दबाव समूह का कार्य कौन सा नहीं है, तो सरकार का निर्माण के लिए चुनाव लड़ना। याद रखिए प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो सरकार के निर्माण प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि उस प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। ठीक, अब पक्ष तो निर्वाचित कराने में सहायता करना ये काम करते हैं। अपने हितों की पूर्ति हेतु विधायकों का समर्थन प्राप्त करने प्रयोजन से उन्हें संरक्षण देना, ये भी काम है दबाव समूह का। जनमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे प्रभावित करना ही तो है, लेकिन स्वयं चुनाव वो नहीं लड़ते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आप लोगों से। प्यारे दोस्तों, फिर से मैं एक बार कहूँगा, अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है जिसमें हम लोग जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, मॉडल पेपर, 5 ऑप्शन वाले जो मॉडल पेपर है और भी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट कंटेंट हैं एकदम उसके जो बीपीएससी का जो पैटर्न है सिलेबस उस आधार पर, और एनसीईआरटी से भी जो एनसीईआरटी 11वीं-12वीं की जो पुस्तक है उससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी हम लोग शामिल करते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा कीमत नहीं है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में किस विचारक ने स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी माना है। ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानने वाले विचारक हैं, आप नोट कर लीजिए। एक तो लॉर्ड एक्टन हुए, डी टॉकविले, लेकी, बेजहॉट, F.A. हेयक और फ्रीडमैन, ये सभी स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं। तो इसमें ए राइट आंसर होगा, लॉर्ड एक्टन। क्वेश्चन नंबर 34 है कि उदार प्रजातंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। लिबरल डेमोक्रेसी की एक विशेषता कौन सी नहीं है। तो सरकार की उन्मुक्त अधिकार बिल्कुल नहीं। इसमें जो लिबरल डेमोक्रेसी में होता है सरकार को उदारवादी सिद्धांत के अनुसार उस पर मतलब कि थोड़ी सी बंदिश से होती है, बिल्कुल उसको उन्मुक्त या कुछ भी करने का अधिकार नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता की परिभाषा दी कि जब एक निश्चित उच्चतर मानव जो अपने समान किसी दूसरे उच्चतर मानव की आज्ञा पालन करने का अभ्यस्त या आदि नहीं है और जो समाज के अधिकांश भाग से अभ्यास जनित आज्ञा प्राप्त करता है, वह उच्चतर मानव उस समाज में संप्रभु है और वह समाज राजनीतिक एवं स्वतंत्र समाज है। किसका कथन है। बेहद सरल, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो ये कथन है आपका जॉन ऑस्टिन का, तो ये भी राइट आंसर होगा। जॉन ऑस्टिन, इनकी फेमस पुस्तक है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ठीक, जो भी संप्रभुता का जो जनक हुआ आपका जिन बुधा, जो भी उसने संप्रभुता पर प्रतिबंध लगाए, उन सभी प्रतिबंधों से जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता को मुक्त किया। इस वजह से कहते हैं उसको एकलवादी, सीमित, अधेय संप्रभुता या कानूनी सिद्धांत के जनक कौन है, जॉन ऑस्टिन। एकदम मतलब कि संपूर्णता किसी प्रकार का संप्रभुता पर प्रतिबंध लगाया और जिसकी वजह से जो राज्य उसको असीम शक्तियाँ देगी, जिससे राज्य निरंकुश हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 लोकमत का वास्तविक अर्थ क्या है। पब्लिक ओपिनियन से एक प्रश्न जरूर आता है। 36 का राइट आंसर होगा लोकमत का जो वास्तविक अर्थ होता है बहुमत का मत होता है। ठीक, लोकमत को लोकतंत्र की प्रेरणा की शक्ति कहा जाता है। आम जनता की राय या मत को लोकमत कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र का सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जोसेफ शुम्पीटर द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया लोकतंत्र का, तो याद रखिएगा वो है आपका
संभ्रांत वर्गवादी लोकतंत्र सिद्धांत, या इसी को आप अभिजन सिद्धांत भी बोलते हैं, जिसके प्रतिपादक कौन हुए? जोसेफ शिम्पिटर। एलिट थियरी भी इसी को बोलते हैं। तो ये राइट आंसर होगा। ठीक, और इनके साथ साथ आपके पेरेटो, मोस्का, मिशेल और बर्नहाइम, शुम्पिटर सब शामिल है। क्वेश्चन नंबर 38, उदारवादी लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है कि संप्रभुता अपनी सत्ता जनता से प्राप्त करते हैं। संप्रभु अपनी सत्ता जनता से प्राप्त करते हैं का प्रतिपादन करने वाला प्रथम विचारक कौन था? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन लॉक। 1632 से लेकर 1704 तक इसका कार्यकाल रहा और इसकी फेमस पुस्तक ट्रूथ ऑन सिविल गवर्नमेंट, और पहली बार इसने संप्रभुता या राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाया, सीमित संप्रभुता की बात किया, सीमित सरकार की बात किया। ठीक, उदारवाद का जनक है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि 39 कि प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रतियोगी प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाती है। जो लिस्ट सिस्टम है प्रतिनिधित्व का, सूची प्रणाली है, उसके द्वारा प्रत्याशियों की सूची किस प्रकार तैयार की जाती है? तो है आपका प्रत्येक राजनीतिक दलों के द्वारा। ठीक, सी राइट आंसर होगा। 40, एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यपालिका का विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व है, क्या कही जाएगी? कौन सी व्यवस्था है ये? नहीं, विधायिका जो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति लगातार उत्तरदायित्व बना रहता है, कौन सी शासन व्यवस्था है वो? तो है आपकी संसदीय लोकतंत्र। हमेशा इसमें जो कार्यपालिका है विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है इसकी। ठीक, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 कि इनमें से कौन सा सिद्धांत लोकतंत्र का नहीं है? पहले देखिए, पहला ही ऑप्शन असमानता है, तो लोकतंत्र में सभी समान है, असमानता इसमें नहीं है। विधि का शासन इसमें शामिल है। लोकतंत्र की विशेषता जो है आपका विधि का शासन होता है, बहुमत का शासन और स्वतंत्र कार्यपालिका। ठीक, 42 देखिए कि प्रतिनिधित्व के निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख प्रतिपादक है? फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, GDH कोल। प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का आधार इंग्लिश फेबियन को माना जाता है। इसको मानने वाले में सिडनी वेब एवं ब्रिटिश वेब प्रमुख हैं, लेकिन प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व को सही रूप में प्रदान करने वाले GDH कोल हैं। उन्होंने कहा कि सच्चा एवं प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व है। इसमें विभिन्न व्यावसायिक वर्गों, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक आदि को प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है सहभागी जनतंत्र, सहभागी लोकतंत्र या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करता है? तो सक्रिय नागरिकता की वृद्धि करता है सहभागी लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय दल नहीं है? क्षेत्रीय दल और राज्य स्तरीय दल नहीं माना का मतलब कि कौन सा इसमें से राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक, इस टाइम तो राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं है, न तो इसका उत्कल कांग्रेस, तेलुगु देशम, बिजू दल, ये सब क्या क्षेत्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय दल है। लेकिन मुस्लिम लीग ये संप्रदाय, ना तो क्षेत्रीय नहीं आपकी राज्य स्तरीय दल, इसको मान्यता नहीं है। इसका रखिए, याद रखिए, ये इसका जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई बंग भंग के बाद। ठीक, और इसका जो नवाब सलीमुल्लाह तथा आगा खां के नेतृत्व में इसका 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 45 राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम बर्क के द्वारा दिया गया। एडमंड बर्क जो विचारक, चिंतक, रूढ़िवादी विचारक हैं। ठीक, 46 किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है? ठीक, ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसकी लॉवेल कहते हैं कि राजनीतिक दल विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से भारत में सबसे शक्तिशाली एवं सबसे अधिक संख्या वाला कौन सा दबाव समूह है? कौन सा है वो? तो है आपका सहचारी समूह। आमन ने 4 तरह के दबाव समूह की बात की है। एक तो संस्थात्मक, संगठनात्मक, असंगठनात्मक एवं सहचारी। ठीक, इंस्टीट्यूशनल है और एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल और पार्टिसिपेटरी की बात करते हैं आमन। कभी कभी पूछ देता है कौन सा इसमें से समूह आमन के वर्गीकरण में शामिल नहीं है, तो
भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सी वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से अलग करती है? तो दबाव समूह जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रत्येक दल अनिवार्यतः किसी निश्चित राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है, लेकिन दबाव समूह कोई अपनी विचारधारा नहीं होती है, इस आधार पर दोनों अलग होते हैं। दल याद रखिए, दल चुनाव लड़ते हैं, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। राजनीतिक दल कई दबाव समूहों का सहयोग ले सकता है, पर दबाव समूह कई दलों का सहयोग नहीं ले सकते हैं। दल की अपनी निश्चित विचारधारा होती है, जबकि दबाव समूह कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती है। दल का उद्देश्य चुनाव लड़कर जितना होता है, बल्कि दबाव समूह का उद्देश्य अपने हितों की पूर्ति करना मात्र होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? तो दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य न तो चुनाव लड़ना, न ही नीति निर्माण करना है और न ही सरकार की आलोचना करना है। दबाव समूह का प्रमुख कार्य होता है नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, राजनीतिक दलों के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन मॉरिस डुवर्जर द्वारा किया गया? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण। तो मॉरिस डुवर्जर ने राजनीतिक दलों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया है, कॉकस, ब्रांच, सेल और मिलिशिया के रूप में। ठीक, ये राइट आंसर होगा। 51 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया और उगाया जाता है और राज्यों तथा संघों में वितरित किया जाता है? ठीक, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन बहुत से लोग कम ही याद रहता है। ठीक, तो अनुच्छेद जब 270 को आप पढ़ेंगे, ठीक, तो उसके द्वारा कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क जो संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित किए जाते हैं और संघ और राज्यों के बीच वितरणीय होंगे, कौन कौन से इसमें शामिल हैं? तो याद रखें, कृषि आय के अलावा आय पर कर। ठीक, तो बी इसमें राइट आंसर होगा। 51 देखिए, 52 कि हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही क्या है? हर्बर्ट, ये देखिए बीपीएससी तैयारी 2 का प्रश्न है। तो हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही संसदीय जनतंत्र प्रजातंत्र का मूल्य है। ठीक, कीमत है। ठीक, याद रखिएगा, ये कई तरह से घुमाया जा सकता है आपको। मूल्य है, यह मूल है, मूल्य कीमत है, संसदीय जनतंत्र की कीमत नौकरशाही है। तो बी राइट आंसर होगा। हर्बर्ट मॉरिसन का फेमस कोट है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है, जिसका प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? तो इसका प्रारंभ आपका जो अनुच्छेद 312 है उसमें इसकी व्याख्या की गई है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, राज्यसभा से को करना होगा। ठीक, ऑप्शन ए। 54, निम्नलिखित में से संघ सूची में कौन सा विषय नहीं है? संघ सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्रय कर। ये राज्य सूची का विषय होता है, न कि संघ सूची का। आयकर, रेलवे, डाकतार, सुरक्षा, ये सब आपके ये आपको एक कम से कम 5-6 विषयों को पढ़ लीजिए, कौन से विषय राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, इससे भी प्रश्न बनता है। तो इसका बी राइट आंसर है। ये राज्य सूची का विषय है, जैसे पुलिस हुआ, शिक्षा हुआ, ये सब राज्य सूची का विषय है। 55 कि भारत में संसदीय समितियों में से निम्नलिखित में से कौन सी विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? ठीक, 55 का राइट आंसर होगा लोक लेखा समिति, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक, और इनका जो अवधि है मात्र 1 वर्ष है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति का कोई कार्य तो नहीं है, लेकिन वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 के अनुसार, ठीक, 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। इससे पूर्व उपराष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है। तो उपराष्ट्रपति होगा, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ। याद रखें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 59, भारत के निम्नलिखित प्रमुख राजनीतिक दलों में से किसके साथ सीटू यानी श्रमिक जो सीटू है, जो श्रमिक संगठन किससे संबंधित है, किस दल से संबंधित है? तो सीटू का संबंध जो है मार्क्सवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से संबंधित है। उसी प्रकार जो एटक का संबंध सीपीआई से है और इंटक का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है और हिंदू मजदूर परिषद का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति कौन सी है? तो है द्विदलीय व्यवस्था का होना जरूरी है, जैसे कि ब्रिटेन में है। 61, निम्नलिखित में से किस एक मूल अधिकार की प्रत्याभूति भारत के नागरिकों को दी गई और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये तो पहले आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो इस प्रकार जो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30 जो 5 मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? कौन सा अधिकार आपातकाल के दौरान भी छीना नहीं जा सकता? तो अनुच्छेद जो आपका 21 है वो आपातकाल के दौरान भी छीना नहीं जा सकता। और अनुच्छेद 359 जरूर पढ़ना चाहिए आपको इसके लिए कि इस रूप में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि अनुच्छेद 20 व 21 विलंबन की सीमा से बाहर होंगे। ठीक। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए, जीवन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है? कौन से का आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है जो अनुच्छेद 51 को में शामिल है और जो भारतीय संविधान संशोधन 1900 ये आपका जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया, वो मूल रूप से संविधान में शामिल नहीं था। ठीक। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। तो कौन से इसमें मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं है? तो वो है आपका अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। 64, सन 1967 में जब आसियान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान के अंतर्गत किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? अनुच्छेद जो क्वेश्चन नंबर 65 है उसका राइट आंसर होगा ये आपका नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। और जब अनुच्छेद 51 को पढ़ेंगे उसमें इसकी व्याख्या है और मैं कहूँगा अनुच्छेद 50 और 51 को जरूर पढ़ें। तो इसका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था? मूल रूप से संविधान में शामिल नहीं था। कौन सा मूल रूप से संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं थे, यानी बाद में संशोधन के रूप में इसको शामिल किया गया है। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक। ये 42वें संविधान संशोधन 1900 नहीं सॉरी मैं गलत बोल दिया, निःशुल्क कानूनी सहायता है। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39A में शामिल किया गया है। ठीक। निःशुल्क एवं कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित किन प्रावधानों में से मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है? तो अनुच्छेद जो 75(3) है। ठीक। ये बेहद महत्वपूर्ण कोट है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। 75(3) जो है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का परिपालन किया जाता है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप कौन सा है?
कौन सा है? तो भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप सहकारी संघवाद है, ठीक। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सी। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जो समर्थक हैं कौन है वो? ग्रेनविल ऑस्टिन, भी याद रखिएगा। 69 देखिए कि प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री किसकी कृपा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो याद रखिएगा किसकी कृपा तक? तो राष्ट्रपति की कृपा तक। क्वेश्चन नंबर 70, यह किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से भाग जाओ, विभाजन करो और यहाँ से जाओ? किस अधिवेशन में? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो कराची अधिवेशन 1943 का, ठीक, कराची अधिवेशन में स्पष्ट घोषणा की कि अंग्रेजों सरकार अब भारत छोड़ दें और छोड़ने से पहले भारत का विभाजन रूप से भारत का विभाजन करके जाए। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ है? ठीक, जो शून्यकाल है यानी 0 आवर है संसद में, उसका क्या अर्थ है? तो उसका यही अर्थ है कि प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों में प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि। शुरू का जो 11 से 12 है प्रश्नकाल है, और उससे फिर उसके बाद जो 12 से 1 है वो शून्य 0 आवर है, फिर उसके बाद कार्य होने का संचालित होता है। यही कह रहा है प्रश्नकाल कार्यों के में प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि, ठीक, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है भारत के राष्ट्रपति का? कौन सा? तो 72 का राइट आंसर होगा कि वो किसी भी वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, ठीक, क्योंकि पहले से वित्त विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही उसे राय ले जा चुकी होती है, इसलिए लौटा नहीं सकता। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के संविधान के 86वें संविधान संशोधन में क्या शामिल है? याद रखें, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी याद रखना चाहिए। जो 86वां संविधान संशोधन है कब आया? 2003 में, और इसमें क्या व्यवस्था की गई कि 14 वर्ष तक की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा शामिल किया गया। याद रखिएगा ऑप्शन डी, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई, ठीक, डी राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? कैसे? तो किसी भी राज्य में जो विधान परिषद है अनुच्छेद 169 के द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन का उपबंध कर सकती है। कौन? संसद, ठीक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, राज्य विधानसभा संकल्प पारित कर और फिर उस संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा अनुच्छेद 169 के द्वारा सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। किसके? तो विधान परिषद की। 75 देखिए कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। ये भी कन्फ्यूजिंग वाला ज़्यादा प्रश्न होता है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद में लोकसभा और राज्यसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, याद रखिए केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, और राज्य की विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं यानी विधायक जो हैं, और सांसद जो सांसद निर्वाचित हैं और विधायक निर्वाचित विधायक चुनते हैं, यानी राज्य विधानसभा में जितने विधायक हैं, विधानसभा के सदस्य जो भी निर्वाचित हैं, और लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उसके द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का निर्माण किया जाता है, यानी उसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, सामान्यतः प्रतिदिन लोकसभा की कार्रवाई प्रारंभ होती है कब से? तो 76 का राइट आंसर होगा प्रश्न और क्वेश्चन आवर से होती है लोकसभा की कार्रवाई। प्यारे साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पेड PDF की आवश्यकता है BSc PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक, जिसमें हम लोग आपको जो भी टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो डिफ़िकल्टी लेवल है या जो NCERT के क्वेश्चंस हैं, ठीक, हर एक टॉपिक से हम लोग आपको MCQs और मैराथन वाला भी और भी मॉडल पेपर हैं प्रैक्टिस है, उन सबको हम लोग आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक, और कीमत बेहद कम है। क्वेश्चन नंबर 77 कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई कसौटियों के आधार पर किसी राजनीतिक दल को पूरे भारत में राष्ट्रीय दल बनने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों में मान्यता
प्राप्त होना चाहिए। ठीक, किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल बनने के लिए कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो बी राइट आंसर होगा। 78 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्यमंत्री का नहीं है? मुख्यमंत्री का कौन सा कार्य इसमें से नहीं है? कि वह राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल नहीं। राज्य विधानसभा को भंग करने का क्या किसका काम है? सत्रावसान और भंग करने का राज्यपाल का, न कि मुख्यमंत्री का, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 कि कथन और कारण संबंधित है। नीचे दिए गए 2 कथन हैं। अभी कथन देखिए, 1980 का दशक जो भारत में की राजनीति में बृहद उथल पुथल का काल था, में बहुत सी नौ राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई। ठीक, बहुत सी 9 राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई, ये तो आपका सही है। राष्ट्रीय पार्टियां उपांतीकृत हो गई तथा बहुत से राज्यों में राजकीय पार्टियों की आश्रित बन गई, जो कि गलत है। तो ये गलत है और व्याख्या, ये मतलब व्याख्या सही है, कारण गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ ए सही और असत्य, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अनुच्छेद 13, 32 और 226, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 13, 32 और 226 जो कि उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और 13 में इन सबका किसका है? न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित, और ये अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों को। ठीक, तो डी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, ये था आपका सेट नंबर 12। इससे पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, वीडियो को पूरा देखें। और हम लगातार प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर 5 विकल्पों पर आधारित, जैसे बीपीएससी प्रश्न पूछता है, वो इसको भी हम लोग अपलोड किए, लगभग 6 मॉडल पेपर को अपलोड कर चुके हैं, जो 5 विकल्पों पर आधारित है। चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।